Assalamu alaikum boys and girls, ladies and gentlemen. Welcome back to the channel. आज हमारे चैनल की ये थर्ड एपिसोड है एंड इन दिस थर्ड एपिसोड वी वर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट एक्टर्स रेस एंड मेंस रिया। और आज हमने मेंस रिया पे बात करनी है। मेंस रिया इज़ द मेंटल एलिमेंट ऑफ द क्राइम। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि एक्टर्स रेस एंड मेंस रिया को दोनों को प्रूव करना इज़ ऑफ वाइटल इम्पोर्टेंस। जब हम क्राइम की बात करते हैं तो हमें दोनों को प्रूव करना लाजमी है, दोनों को प्रूव होना चाहिए। मेंस रिया जैसे मैंने आपको बताया कि इट इज़ एक्चुअली द मेंटल एलिमेंट, तो इसके अंदर हम ऑब्वियसली देखेंगे कि हाउ द क्राइम इज़ कमिटेड एंड हाउ द क्राइम वाज थॉट अबाउट। कि अगर क्राइम कमिट होता है तो उसके पीछे उसकी इंटेंशन होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो क्राइम नहीं होता। बिकॉज आपकी इंटेंशन नहीं थी, आपने सोचा नहीं था वो करने का, तो उसकी आपको सज़ा भी नहीं मिलती। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी एक बात बता दूं कि देयर इज़ अ थिंग जिसको कहते हैं स्ट्रिक्ट लायबिलिटी ऑफेंसेस। अगर आपने रायलन वर्सेस फ्लेचर पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा कि डॉक्ट्राइन ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एक चीज़ होती है जिसमें स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का मतलब है कि उसमें आपका कसूर होना ज़रूरी नहीं है। इफ़ इट हैज़ हैपेंड यू आर रिस्पॉन्सिबल। तो इसी तरह कुछ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी ऑफेंसेस भी होते हैं जिसमें मेंस रिया को प्रूव करना ज़रूरी नहीं होता। ये एक छोटी सी एक्सेप्शन है, मैंने आपको वैसे बता दिया, जो मेंस रिया की एक्सेप्शंस में आती है। एनीवे, टेकिंग बैक टू द मेन टॉपिक, द मेंस रिया। एक्टस रियस के साथ मेंस रिया का होना बहुत ज़रूरी है बिकॉज एक्टस रियस इज़ द फिज़िकल एलिमेंट, और फिज़िकल एलिमेंट के पीछे इंटेंशन का होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ अगर इंटेंशन नहीं होगी, सिर्फ फिज़िकल एलिमेंट होगा, तो हो सकता है वो क्राइम कंसिडर ना हो, क्योंकि आपने सोचा नहीं था, आपसे हो गया, वो गलती में आ सकता है, मिस्टेक में आ सकता है। अच्छा, अब अगर देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द ऑफेंसेस जो हैं वो अगेंस्ट प्रॉपर्टी स्पेशली वो मेंस रिया रिक्वायर करते हैं, जैसे डिसऑनेस्टी है वगैरह वगैरह। वो हम अपने नेक्स्ट सेशंस में उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। दैट इज़ नॉट द पॉइंट ऑफ डिस्कशन राइट नाउ। अब दो ऐसी जनरल टर्म्स हैं जो यूज़ होती हैं जो इंडिकेट करती हैं द लेवल ऑफ मेंस रिया रिक्वायर्ड फॉर अ पर्सन टू बी गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस। ये भी एक ज़रूरी बात है कि कितना मेंस रिया चाहिए एक बंदे को गिल्टी होने के लिए फॉर एन ऑफेंस। ठीक है, तो उसके दो एलिमेंट्स हैं जिससे पता चलता है कि क्या ये बंदा गिल्टी है या नहीं है, मेंस रिया में क्या ये किस कैटेगरी में ये फॉल करता है। तो हमारे वो दो जो पॉइंट्स हैं वो है इंटेंशन एंड रेकलेसनेस। इंटेंशन का मतलब आपको पता है क्या होता है, रेकलेसनेस का मतलब होता है गलती हो जाना, रेकलेस हो जाना, समथिंग आप जो आपने किया है जो सोच समझ के नहीं किया, आपने बेवकूफ़ी से या आपने गलती से आपसे कुछ हो गया है। अच्छा, अब ये जो टर्म्स हैं ये बहुत रेलिवेंट हैं। ठीक है, अगर हम ऑफेंसेस ऑफ क्रिमिनल डैमेज की बात करें, लेकिन वो भी हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल हमने जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो मेंस रिया है, नॉट क्रिमिनल डैमेज। अच्छा, अब सबसे पहले इंटेंशन पे आ जाते हैं। इंटेंशन को कोर्ट डिफाइन करता है, एक केस है आर वर्सेस मोहन 1975 का। उसमें कोर्ट डिफाइन करता है इसको, और मैं इसको कोट करूँगा कि अ डिसीजन टू ब्रिंग अबाउट इन सो फार एज इट लाइज विद द एक्यूज्ड पावर द प्रोहिबिटेड कॉन्सिक्वेंस नो मैटर वेदर द एक्यूज्ड डिजायर्ड दैट कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज एक्ट और नॉट। कि इंटेंशन का मतलब है कि आपने सोच समझ के जानबूझ के एक काम किया है, ये बेशक आपने नहीं सोचा कि इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, लेकिन स्टिल अगर आपने वो काम किया है तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। आपकी इंटेंशन उसके अंदर कंसिडर की जाएगी। आर वर्सेस मोहन में एक्चुअली हुआ ये था कि एक पुलिस ऑफिसर ने एक बंदे को रुकने का कहा था। वो एक गाड़ी चला के आ रहा था मोहन, और पुलिस ऑफिसर ने उसको कहा कि तुम रुक जाओ, उसको इशारा किया, और उसने इंस्टेड ऑफ स्टॉपिंग ही एक्चुअली ड्रोव टुवर्ड्स द ऑफिसर। और ये शो करता है कि उसकी एक डायरेक्ट इंटेंशन थी टू इंजर द पुलिस ऑफिसर। ये तो डायरेक्ट इंटेंशन है ना आपकी, आपके सामने है कि भाई आपको एक बंदा गाड़ी रोकने का कह रहा है एंड यू आर गोइंग टुवर्ड्स हिम एंड यू आर नॉट स्टॉपिंग। दैट मीन्स आपकी डायरेक्ट इंटेंशन है उस बंदे को हर्ट करने की। अच्छा, बहुत से केसेस में इंटेंशन क्लियर होती है, जैसे ये मैंने आपको आर वर्सेस मोहन का केस बताया, इसमें इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है।
लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर इंटेंशन इतनी क्लियर नहीं होती। जो प्रॉब्लम है वो प्रूविंग की कि इंटेंशन कैसे प्रूव की जाए। लेकिन कुछ इंटेंशंस ऐसी भी होती हैं जो इतनी डायरेक्ट नहीं होती, उसके अंदर जो पर्सन है वो उसने अपने कॉन्सिक्वेंसेस को फोरसी नहीं किया होता, लेकिन स्टिल उसकी उस काम की वजह से, उस हरकत की वजह से वो जो है वो इंटेंशन में मंजरिया में आ जाता है। इसको हम दो नाम देते हैं, एक को हम कहते हैं फोरसाइट ऑफ कॉन्सिक्वेंस और दूसरे को हम कहते हैं ऑब्लीक इंटेंट। अब हम देखते हैं पहले कि जो है कि ये फोरसाइट ऑफ कॉन्सिक्वेंस क्या चीज़ है। अच्छा, अब इसमें सबसे पहले जो फोरसाइट ऑफ कॉन्सिक्वेंस का जो रूल है वो इट्स नॉट जस्ट लाइक इंटेंशन। इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। इसमें एक्चुअली ज्यूरी जो है वो एविडेंस को देख के ये डिसाइड कर सकती है कि आइदर इंटेंशन या मेंजरिया टू कमिट अ क्राइम था या नहीं था। इसमें हम एक केस देखते हैं आर वर्सेस वुलिन का, जो 1975 का केस है, जो जिसमें डिफेंडेंट ने अपना टेम्पर लूज करता है और वो अपना 3 माह का बच्चा प्रैम की तरफ फेंकता है। जब वो प्रैम की तरफ फेंकता है तो बच्चा जो है वो जाके लगता है उसमें एक दीवार में, एंड ही डाइड। Now the court ruled that the consequence must be a virtual certainty and the defendant must realize this. ठीक है? If the jury was satisfied on both of these points, then there was evidence on which jury could find intention. अब इसमें कॉन्सिक्वेंस एक वर्चुअल सर्टेनिटी होती है, जो कि आपको पता होता है कि इफ़ यू आर डूइंग समथिंग उसके कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और वो डायर कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। ठीक है? और जूरी जो है वो एविडेंस देखते हुए, दोनों साइड्स की बात देखते हुए ये बात सर्टन कर सकती है कि इफ़ द पर्सन हु डिड समथिंग इज़ गिल्टी और नॉट। अब हम रेकलेसनेस की तरफ आते हैं। रेकलेसनेस एक लोअर लेवल ऑफ मेंजरिया में आता है, क्योंकि ऑब्वियसली बीइंग रेकलेस का मतलब है कि आपकी प्रॉपरली कोई इंटेंशन नहीं थी टू कमिट अ सर्टेन क्राइम। आप रेकलेस हुए और उस रेकलेसनेस की वजह से एक अनजस्टिफाइबल रिस्क हो गया। अच्छा, अब प्रूव करना ज़रूरी है कि डिफेंडेंट ने जो रिस्क लिया है, जब उसने इफ़ द डिफेंडेंट हैज डिसाइडेड टू टेक अ रिस्क ऑफ समथिंग, जिसने रेकलेस बिहेवियर किया है उसने, वो किस हद तक जस्टिफाइड है। इसमें हम आर वर्सेस कनिंगहैम का केस देखते हैं 1975 का। द डिफेंडेंट जो है ही एक्चुअली टोर अ प्री पेमेंट गैस मीटर फ्रॉम द वॉल ऑफ एन एम्प्टी हाउस इन ऑर्डर टू स्टील मनी फ्रॉम इट। अब उसको नहीं पता था कि देयर इज अ पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन जो लीक कर जाएगी। यही हुआ कि गैस पाइपलाइन लीक की एंड अ वुमन वाज अफेक्टेड बाय दैट गैस पाइपलाइन। जब गैस लीक हुई तो वुमन अफेक्टेड। अब he was not held guilty of it because he did not realize the risk of gas escaping into adjacent house as well. ठीक है? बिकॉज उसने जिस घर से गैस का मीटर उतारा है वो घर एम्प्टी है, तो ही नेवर थॉट कि भाई ये जो गैस है ये साथ वाले घर में भी चली जाएगी। तो टेक्निकली देखा ये गया जाता है कि मेंजरिया, इवन उसकी रेकलेसनेस भी उस तरफ नहीं जा रही थी। अच्छा, अब एक चीज़ और आती है, उसको कहते हैं ट्रांसफर्ड मैलिस। ट्रांसफर्ड मैलिस का मतलब है कि आपने हर्ट किसी एक को किया, लेकिन बात जो है वो जो विक्टिम था उसको हर्ट तो करना ही था, आपने साथ किसी और को भी कर दिया अपनी उस रेकलेस हरकत की वजह से। इसके अंदर हम दो केसेस देखेंगे, एक लैटिमर का और एक मिचेल का। लैटिमर का केस जो 1886 का केस है, इसमें डिफेंडेंट ने एम किया ब्लो ऑफ अ बेल्ट एट अ मैन। अब वो बेल्ट उसने आदमी को मारी, बट इट बाउंस्ड बैक एंड इट हिट अ वुमन एज वेल। तो ही वॉज ऑल्सो चार्ज विद इन्फ्लिक्टिंग इंजरीज टू दैट वुमन। इसको ट्रांसफर्ड मैलिस बोलते हैं, जब मैलिस ट्रांसफर हो जाती है फ्रॉम वन टू अनदर आपकी एक हरकत की वजह से। मिचेल का केस भी इसी किस्म का केस है, जिसके अंदर एक बंदे ने जंप करने का ट्राई किया। एक क्यू लगी हुई थी, एक लाइन लगी हुई थी, और उस बंदे ने जंप करने का ट्राई किया कि मैं लाइन को तोड़ दूं, जिसमें एक दूसरा बंदा, एक एल्डरली मैन, ही एक्चुअली टुक इशू विद द बिहेवियर एंड चैलेंज्ड हिम कि भाई तुम ये क्यों कर रहे हो। अब डिफेंडर ने क्या किया कि उस ओल्ड मैन को ही एक्चुअली पंच दैट ओल्ड मैन, और वो ओल्ड मैन गिर जाता है, जिसके पीछे एक एल्डरली खातून, एक एल्डरली वुमन भी होती है जो गिर जाती है और उसकी वजह से उसकी टांग टूट जाती है। अब ये भी ट्रांसफर्ड मैलिस का केस है, बिकॉज टांग टूटना पे वो ऑब्वियसली दैट डिफेंडेंट हु पंच दैट ओल्ड मैन विल बी गिल्टी ऑफ इन्फ्लिक्टिंग इंजरीज टू दैट वुमन एज वेल, बिकॉज उसकी टांग जो है वो टूटी थ्रू ट्रांसफर्ड मैलिस, जो कि उसके
उसके एक्ट की वजह से हुआ। अच्छा, लेकिन जहां पे मेंजरिया बिल्कुल ही डिफरेंट टाइप ऑफ ऑफेंस का हो और काम बिल्कुल ही डिफरेंट किसी का हो जाए, तो शायद ट्रांसफर्ड मैलिस वाला जो मामला है वो नहीं होता। इसके एग्जाम्पल के लिए हम पैम्पलिन का केस देख लेते हैं, जिसमें डिफेंडेंट जो है ही थ्रू अ स्टोन इंटेंडिंग इट टू हिट पीपल विद होम ही हैड बीन फाइटिंग। ठीक है, वो लड़ रहा था, लड़ते लड़ते वो थोड़ा दूर गया होगा और उसने उठा के पत्थर फेंक दिया उनकी तरफ। द स्टोन एक्चुअली हिट एंड ब्रोक अ विंडो। अब उसकी जो इंटेंशन थी वो थी किसी को हर्ट करने की, विंडो तोड़ने की इंटेंशन उसकी बिल्कुल नहीं थी, तो ही वाज नॉट गिल्टी, क्योंकि ये ट्रांसफर्ड मैलिस में नहीं आता। बिकॉज द थिंग वट वो जो हुआ वो बिल्कुल ही अलग था। वो ये टू डिफरेंट ऑफेंसेस बन गए, ये ट्रांसफर्ड मैलिस नहीं हुई, ये टू डिफरेंट ऑफेंसेस बन गए। उधर उनको मारना और इधर विंडो तोड़ना। ये नहीं है कि वो बिल्कुल बच जाएगा और उसको छोड़ दिया जाएगा। ही विल बी चार्ज फॉर बोथ केसेस बट सेपरेटली। अच्छा, अब कोइंसिडेंस ऑफ एक्टस रिएशंस मेंस रिया क्या चीज है? ये तो आपको मैं बहुत पहले भी 2-3 दफा बता चुका हूँ कि फॉर एन ऑफेंस टू टेक प्लेस एक्टस रियस और मेंस रिया का इकट्ठा होना बहुत जरूरी है। दोनों का प्रूफ होना बहुत जरूरी है, विदाउट बियॉन्ड एनी रीजनेबल डाउट प्रूफ होना बहुत जरूरी। ये तो कंटेम्प्रेरी रूल है इसका। लेकिन कभी कभी आप सपोज करें कि यू डू नॉट लाइक योर नेक्स्ट डोर नेबर, आपको पसंद नहीं है आदमी जो भी है, और आप सोचते हैं कि यार मेरा दिल करता है कि मैं ना इसकी फेंस वगैरह ना तोड़ दूं, इसका मैं नुकसान करूं। अब बिफोर यू गेट इनटू देयर हाउस यू चेंज योर माइंड एंड डिसाइड कि नहीं यार इतनी भी बुरी ये फेंस नहीं है, बस ठीक है, मैं क्यों इनको नुकसान पहुंचाऊं। यू डू नॉट एक्चुअली डैमेज एनीथिंग। तो अब ऑब्वियसली आपका मेंस रिया था, तोड़ने का प्लान था, बट आपका एक्टस रेस नहीं था। एक्टस रेस निकल गया बीच में से। तो सिंस एक्टस रेस बीच में से निकल गया, तो ऑब्वियसली उस एक्टस रेस के निकलने की वजह से आप क्रिमिनल डैमेज के गिल्टी नहीं हो सकते, क्योंकि क्रिमिनल डैमेज आपने की ही नहीं। ठीक हो गया। अब इसी एग्जाम्पल को आगे लेके चलते हैं कि एक हफ्ते बाद यू आर ड्राइविंग योर कार आउट ऑफ योर ड्राइव वे एंड यू नॉक डाउन अ फेंस एक्सीडेंटली। अब यू हैव नाउ डन वट कुड बी कॉल्ड एज एक्टस रियस। ठीक है कि क्रिमिनल डैमेज हुआ है और क्रिमिनल डैमेज का ही एक्टस रियस है, बट मसला ये है कि नेसेसरी मेंस रिया इज नॉट अवेलेबल। दैट वाज एन एक्सीडेंट, मेंस रिया नहीं था। ठीक है, हाँ, इसमें होगा ये कि ये क्राइम नहीं होगा, बिकॉज ऑब्वियसली मेंस रिया नहीं था, तो क्राइम कैसे हो सकता है? तो क्राइम तो नहीं होगा, लेकिन टॉर्ट के अंदर नेग्लिजेंस का केस आप पे हो सकता है, लाइबिलिटी होगी, डैमेजेस होंगे। बट द मेन थिंग जो बात है कि टॉर्ट कमिट हुआ है कि नहीं, नहीं सॉरी, क्राइम कमिट हुआ है कि नहीं, तो नहीं, क्राइम कमिट नहीं हुआ। लेकिन ऐसे भी सर्कमस्टांसेस होते हैं जहां कोर्ट ये देखता है कि जो इवेंट्स हैं वो कंटिन्यूइंग एक्ट्स हैं। अगर तो इवेंट्स कंटिन्यूइंग हैं तो फिर हो सकता है कि आपका एक्टस रियस और मेंस रिया दोनों डेवलप हो जाएं, और दोनों डेवलप होने के साथ साथ आपको क्रिमिनल लाइबिलिटी लग जाए। उसके लिए हम फैगन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन पुलिस कमिश्नर का केस देखते हैं, जो कि 1968 का केस है। इसके अंदर फैगन को कहा एक पुलिस ऑफिसर ने कि तुम गाड़ी जो ना जरा साइड साइड पे लगाओ, जरा पेवमेंट। फैगन ने गाड़ी ड्राइव की और उसने पुलिस वाले के पाँव पे वो गाड़ी चढ़ा दी। ही डिड नॉट इंटेंड टू डू सो, उससे हो गया। अब यहाँ पे अगर देखा जाए, यहाँ तक अगर हम स्टॉप लगा लें, तो यहाँ पे एक्टस रियस है, मेंस रिया नहीं है। अच्छा, अब ऑब्वियसली पुलिस वाले के पैर के ऊपर गाड़ी चढ़ी हुई है, वो बोला होगा कि भाई इसको हटाओ। ही रिफ्यूज्ड। इनिशियली ही रिफ्यूज्ड टू मूव द कार, नोइंग के वो गाड़ी का जो टायर है वो पुलिस वाले के ऊपर चढ़ा हुआ है। इवेंचुअली ही डिड मूव द कार। कोर्ट ने कहा कि सिंस वैगन न्यू, उसको पता था कि जो गाड़ी का टायर है वो उसके ऊपर है, तो ये रिक्वायर्ड मेंस रिया ऑफ द ऑफेंस को पूरा करता है। ठीक है, और ये दोनों एलिमेंट्स को प्रेजेंट करता है। एक्टस रियस जब हुआ तब मेंस रिया तो नहीं था, लेकिन व्हेन इट कंप्लीटेड मेंस रिया आ गया, कंटिन्यूइंग एक्ट।
कंटिन्यू हुए हैं। तो जब कंटिन्यूएशन हो ऐसे, तो यू कैन बी लायबल ऑफ क्रिमिनल लाइबिलिटी, और यहाँ पे वो क्रिमिनली लायबल हुआ था। दोनों एक्टस रियस और मेंजरिया दोनों ही प्रूव हो गए थे। इसके साथ हमारा जो मेंजरिया है, होपफुली आपको समझ आ गया होगा बात, वो कंप्लीट हो जाता है। अगर मैं इसकी थोड़ी सी आपको एक रीकैप दे दूं, तो हमने मेंजरिया को हमने देखा कि मेंजरिया क्या चीज़ है, उसको डिफाइन किया। फिर हमने देखा कि एक डायरेक्ट इंटेंट होती है, एक फोर्सीन कॉन्सिक्वेंस होते हैं। फिर हमने देखा कि ट्रांसफर्ड मैलिस क्या होती है। ट्रांसफर्ड मैलिस के बाद हमने देखा कि अगर जो कॉन्सिक्वेंस है दोनों के, वो एक्टस रियस और मेंजरिया के मैच होने चाहिए। वही एक्टस रियस हो जो आपका मेंजरिया हो। देन हमने एक एग्जांपल देखी जिसमें पहले एक्टस रियस नहीं था, फिर मेंजरिया नहीं था, लेकिन उसकी हमने फिर एक एक्सेप्शन देखी जो कि फैगन वर्सेस मेट्रोपोलिटन कमिश्नर पुलिस वाले की थी, कि जी अगर आपके पास अगर पहले एक्टस रियस हो तब मेंजरिया ना हो, बट कंटिन्यूइंग एक्ट के अंदर बाद में मेंजरिया भी आ जाए, तो यू कैन बी क्रिमिनली लायबल। होपफुली ये वीडियो आपको हेल्प करेगी इन स्टडिंग लॉ फॉर ए लेवल्स एग्ज़ाम। मुझे सब्सक्राइबर्स मिल रहे हैं, स्टूडेंट्स सब्सक्राइब कर रहे हैं, दे आर कमेंटिंग एज वेल। तो अगर इस वीडियो ने आपको किसी भी तरह हेल्प की है और आपके टॉपिक को समझाया है, तो do subscribe, do leave a comment, share the video with other students as well, so that they can also get the help. और best of luck for your exams जो कि बिल्कुल आने वाले हैं। I'll try to speed up my uploading of the videos ताकि मैं जल्दी जल्दी सारे टॉपिक्स कवर कर लूँ। I'll see you in the next video. अल्लाह हाफिज़।